तो क्लास 6 के जो सर 5 चैप्टर थे, उन सभी 5 चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सर, इस 20 क्वेश्चन के सहारे आपने पूरा का पूरा क्लियर कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए साइंस एमसीक्यू क्लासेस की शुरुआत करेंगे। जी हां दोस्तों, जैसा कि कल के लाइव सेशन में मैंने आप सबों के साथ डिस्कस करा था कि हम लोग आज से बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दोपहर में साइंस एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे होंगे, तो बिल्कुल उसी कड़ी में आज है आपका पहला क्लास। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही एक जो जरूरी बात आप सबों को बताना चाहूंगा, ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग साइंस एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल क्लास 6 से हम लोग रखेंगे। पहले क्लास 6 को देखेंगे, फिर क्लास 7, फिर क्लास 8, फिर क्लास 9, फिर क्लास 10। तो शुरुआत की कुछ क्लासेस आपको लगेगा सर बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस पे ध्यान नहीं देना है। बहुत अच्छी बात है कि आपको वो क्वेश्चन आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज भी ध्यान में रखना होगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है और जो नहीं आ रहा है सबको साथ लेकर के चलना है। जो आ रहा है उसका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं आ रहा है वहां से आप चीजों को सीखेंगे। और साथ ही कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट भी होंगे जो मैं आपको साथ में बताते चलूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे। और आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आलू में उपस्थित होता है, ऑप्शन है मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में पढ़ाया है कि आलू में क्या उपस्थित होता है, मंड उपस्थित होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखना कि मंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। अच्छा, ये क्या है तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो मंड है ये कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। क्या है सर, कार्बोहाइड्रेट्स का रूप होता है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखना। और साथ ही आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये बताओ कि यहाँ पे जो प्रोटीन, वसा और खनिज लवण है ये क्या है। तो भाई मैंने आपको बताया है कि चिला जी, जब हम लोग पोषक तत्व की बात करते हैं, जब हम लोग पोषक तत्व की बात करते हैं तो पोषक तत्व में क्या आ जाता है हमारा, तो सर कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। क्या आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाता है। साथ ही क्या आता है, आप सभी याद रखना, प्रोटीन आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, फैट आ जाता है। फिर आपका विटामिन आ जाता है। और फिर क्या है, तो सर वाटर एंड मिनरल्स हैं। क्या है सर, वाटर एंड मिनरल्स हैं। ये सभी क्या है सर, पोषक तत्व हैं। और हम लोग जो कुछ भी भोजन करते हैं उससे जो हमें उपयोगी पदार्थ प्राप्त होती है वो उपयोगी पदार्थ आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, वाटर, मिनरल्स, फाइबर। ध्यान में रखिएगा, फाइबर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स माना जाता है और ये आपके बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये सब के सब क्या है, पोषक तत्व। तो आप यहाँ कहेंगे सर ये सब के सब पोषक तत्व है। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये जो स्टार्च है ये तो प्लांट में भी होता है। ऑब्वियसली मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान प्लांट क्या करती है, अपना भोजन तैयार करती है। प्लांट अपने भोजन में किसको तैयार करती है, सर ग्लूकोज को। और ध्यान में रखेंगे कि जितना भोजन प्लांट एक बार में तैयार करती है, यानी कि जितना ग्लूकोज एक बार में तैयार करती है, वो उन सभी ग्लूकोज का उपयोग एक ही बार में नहीं कर लेती है, कुछ ग्लूकोज को वो बचा करके भी रखती है। और मेरे मित्र, आप सबों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि पौधे के द्वारा जो ग्लूकोज बचा के रखा जाता है एक्चुअली वो किस में परिवर्तित होकर स्टोर होता है, प्लांट में। तो आप सभी याद रखना, स्टार्च के रूप में, यानी कि मंड के रूप में वो क्या होता है, प्लांट में स्टोर होता है। और साथ ही आप सभी कहेंगे कि गुरुजी प्रोटीन की बात यहाँ पे की जा रही है। आप सबों को मालूम होगा कि ये एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ है और ये 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। यानी कि प्रोटीन के निर्माण के लिए आपको कितने अमीनो एसिड की जरूरत होती है, आप सभी याद रखेंगे 20 अमीनो एसिड की जरूरत होती है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोटीन क्या करता है, तो आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए, आपके शरीर के विकास के लिए, आपके मांसपेशी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको क्या देता है सर, ऊर्जा देता है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोटीन के जो स्रोत होते हैं वो एनिमल स्रोत भी होते हैं, यानी कि जंतु से भी आपको प्रोटीन मिल सकता है। जैसे कि मछली, मांस, ये सब आप खाते हो तो आपको प्रोटीन मिलता है। पनीर वगैरह खाते हो, ये सब एनिमल प्रोडक्ट है। और प्लांट से भी क्या होते हैं सर, आपको प्रोटीन की प्राप्ति होती है। जितने भी आप कह सकते हो कि सर दलहन चीजें हैं, जिस किसी भी चीज का दाल है, चाहे राजमा हो, तुअर दाल हो, मूंग दाल हो, हर चीज से आपको क्या मिलती है सर, प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट है वसा। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का क्या होता है, अणु होता है।
वसा जो है वो किसका अणु होता है? तो सर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल का अणु होता है। मेरे मित्र ये एग्जाम दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वसा किसका मॉलिक्यूल्स होता है या वसा किसके संयोजन से बनता है। तो आप सभी याद रखना वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल के संयोजन से बनता है। और ध्यान में रखेंगे कि वसा आपको कहां से मिलेगी? तो सर जितने भी तेलीय पदार्थ हैं, अब तेलीय पदार्थ आपका पैराफिन भी हो सकता है, वैसलीन हो सकता है, ये सबसे नहीं चला। वैसा तेलीय पदार्थ जिसको हम लोग खा सकते हैं, या आप कह सकते हो वैसा तेल जिसको हम लोग यूज करते हैं खाने के रूप में, जैसे कि आपका सूरजमुखी का तेल हो गया, या फिर हम लोग बात करें सरसों के तेल की, या फिर हम लोग बात करें नारियल के तेल की, या फिर हम लोग बात करें मूंगफली के तेल की। तो इन सभी में क्या होते हैं सर? फैट पाए जाते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा वसा से आपको ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है। मेरे मित्र खनिज लवण की बात करें, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल्स के रूप में देखते हैं। आपके बॉडी को न सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जरूरत होती है, बल्कि मिनरल्स की भी जरूरत होती है। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए मिनरल्स का होना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग मिनरल्स की बात करते हैं यानी कि खनिज लवण की बात करते हैं, तो ये खनिज लवण हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यक होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होता। और मेरे मित्र आप सभी कुछ यहाँ पे एग्जाम दृष्टिकोण से कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे कि आयरन आपका एक मिनरल्स के तौर पे देखा जाता है, आपके बॉडी के लिए जरूरी है, आप सबों को मालूम है। तो ये आपको कहां से मिलते हैं? तो आयरन जो है वो आपको पालक, मेथी, केला, इन सभी से मिल जाता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम जो है वो आपको कहां से प्राप्त होता है? तो सर दूध से प्राप्त होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि नमक से आपको क्या प्राप्त होता है? तो नमक से आपको सोडियम एवं पोटेशियम प्राप्त होता है। सोडियम एवं पोटेशियम प्राप्त होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये सोडियम एवं पोटेशियम आपके माइंड को संतुलित रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा ही आसान सा सवाल कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है? बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आप सभी कहेंगे गुरुजी आयोडीन की कमी से होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होगा? आप सभी याद रखना स्कर्वी होगा। और कैल्शियम की कमी से तो आप सभी याद रखेंगे सर दांत एवं हड्डी का कमजोर हो जाना, दांत एवं हड्डी का कमजोर हो जाना किसकी कमी से सर? कैल्शियम की कमी से। आयोडीन की कमी से तो घेघा रोग होगा ही होगा। और साथ ही मेरे मित्र फास्फोरस आपके हड्डी के मजबूती के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखना। और मेरे मित्र अगर हम लोग बात करें यहाँ पे विटामिन की, तो आप सभी याद रखना कि विटामिन को रोगी क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। रोगी क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व कहा जाता है। और मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि ये बताओ कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? तो आप सभी याद रखना सी फंक ने करा। किसने करा सर? सी फंक ने करा। ये सर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है आपका जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। मेरे मित्र आप सभी को ध्यान में रखना होगा कि अगर हम लोग बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन की, तो विटामिन बी एवं सी क्या है? जल में घुलनशील है। और ध्यान में रखेंगे कि विटामिन ए, डी, ई, के ये सब के सब क्या है सर? वसा में घुलनशील है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जो रुक्षांश की बात की जा रही है, ये एक्चुअली क्या है चेला जी? इसी को हम लोग फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। बेसिकली हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं कि सर जो अन्न का चोकर होता है, साथ ही साथ जो साबुत अनाज होता है, साबुत अनाज समझ रहे हैं? जो हम लोग मतलब चना मूंग वगैरह फुला के खाते हैं अंकुरित करके, साबुत अनाज होता है। साथ ही दाल, ताजे फल और सब्जी, इन सभी में क्या होती है सर?
भरपूर मात्रा में फाइबर पाई जाती है और ये फाइबर हमारे शरीर के लिए कोई पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करता है सर, ये फाइबर हमारे शरीर में पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में क्या होता है सर, आवश्यक होता है। और ध्यान में रखेंगे कि फाइबर का जो मुख्य स्रोत माना जाता है, यानी कि रुक्षांश का जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो कौन सा है, तो आप सभी याद रखेंगे कि फाइबर का मुख्य स्रोत पादप माना जाता है। और बेसिकली इसके बारे में हम लोग मेनली कहां से फाउंड करते हैं फाइबर को, तो सर ताजे फल और सब्जी से। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, तो चावल नहीं होगा सर, बेसन भी नहीं होगा, जल भी नहीं होगा, क्या होगा सर, ताजे फल और सब्जी। क्या होगा, ताजे फल और सब्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, बदल जाता है, और आपको बताना है कि क्या होता है रंग। मेरे मित्र ऑप्शन है नीला, काला, नीला या काला, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया है, अगर आपने वो वाली वीडियो देखी थी तो आप सीधे कहेंगे कि सर आयोडीन परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे मंड परीक्षण के लिए, तो रंग कैसा होगा, नीला या काला हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट 3 चीज ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपके एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो आपका मंड परीक्षण, ध्यान में रखेंगे कि मंड परीक्षण को, चूंकि मंड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है, तो इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के रूप में भी जानते हैं, इसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के रूप में भी जानते हैं। तो जहां कहीं भी मंड परीक्षण लिखा हुआ मिले, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट लिखा हुआ मिले, आप समझ जाना एक ही बात है। तो पहला चीज तो ये मंड परीक्षण याद रखेंगे, और दूसरा चीज सर प्रोटीन परीक्षण याद रखेंगे, प्रोटीन परीक्षण याद रखेंगे, और तीसरा आप वसा परीक्षण याद रखेंगे, यानी कि फैट टेस्ट आप सभी याद रखेंगे। याद रखिएगा कि मंड परीक्षण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो मंड परीक्षण में हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग किसी भी भोज्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति को चेक करना चाहते हैं कि उसमें है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस भोज्य पदार्थ पे 2 या 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, आयोडीन का विलयन डालते हैं, और आयोडीन विलयन डालने से भोज्य पदार्थ का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, तो आप सभी याद रखना नीला या काला हो जाता है। भोज्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, नीला या काला हो जाता है। तो हम लोग ये समझ जाते हैं क्या कि उस भोज्य पदार्थ में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। प्रोटीन परीक्षण के लिए हम लोग किसका सहारा लेते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना कि प्रोटीन परीक्षण के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट विलयन, प्रोटीन परीक्षण के लिए हम लोग कॉपर सल्फेट विलयन प्लस कास्टिक सोडा विलयन का सहायता लेते हैं, कास्टिक सोडा विलयन का सहायता लेते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जिस किसी भी भोज्य पदार्थ में हमें प्रोटीन को टेस्ट करना होता है, पहले उस भोज्य पदार्थ का क्या किया जाता है, पेस्ट तैयार किया जाता है, और फिर उस पे कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडा विलयन के कुछ बूंद डाले जाते हैं। और अगर भोज्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो ये इस बात की जानकारी देता है कि भोज्य पदार्थ में क्या उपस्थित है, प्रोटीन मौजूद है। और मेरे मित्र वसा टेस्ट के लिए आप सभी ध्यान में रखना कि किसी भी भोज्य पदार्थ में अगर हमें वसा का परीक्षण करना है कि वसा उसमें है या नहीं है, तो उस भोज्य पदार्थ को सीधे पेपर में लपेट देंगे और देखेंगे कुछ देर के बाद कि पेपर हमारा तैलीय हो जा रहा है तो उसमें वसा मौजूद है, नहीं हो रहा है तो उसमें वसा मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 मिलान कीजिए। आपका ऑप्शन है विटामिन ए स्कर्बी, विटामिन बी रिकेट्स, विटामिन सी घेघा रोग, विटामिन डी बेरी बेरी, आयोडीन दृष्टिहीनता। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। मेरे मित्र यहाँ पे विटामिन ए की बात करेंगे, विटामिन ए की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, सर इसकी कमी से दृष्टिहीनता हो सकती है, जिसको हम लोग रतौंधी के रूप में जानते हैं। तो जो विटामिन ए है वो किसके साथ मिलेगा, आप कहेंगे सर अंग के साथ मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे विटामिन बी की, आप सभी को मैंने कई बार बताया है इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो भाई मेरे विटामिन बी किसके साथ मिलेगा, विटामिन बी जो है बेरी बेरी आपका घाव में है तो ये घाव के साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन सी, आप सभी कहेंगे सर स्कर्बी रोग होता है, तो विटामिन सी के लिए आपका क्या हो जाएगा, सर क नंबर हो जाएगा। और नेक्स्ट है विटामिन डी, याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होगा, आप सभी कहेंगे सर रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स कहां पे है चेला जी, खौ पे है। और नेक्स्ट है आपका आयोडीन, मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आयोडीन की कमी से घेघा रोग होगा। तो यहां पे अगर हम आयोडीन की बात करें,
यहाँ पे अगर हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन को हम लोग किससे मैच करवाएंगे सर, गौ से मैच करवाएंगे। तो सर ये आपका आंसर हो जाता है। इसमें मैच करने के लिए कोई और ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, खाली जगह था ऐसे ऐसे करके, तो मैंने फ्रेशली लिख दिया है आप सभी के समझने के लिए। मेरे ख्याल से चीजों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कि वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं? प्राकृतिक तंतु, मानव निर्मित तंतु, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित, इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तंतु किसे बोला जा रहा है? तो मेरे मित्र ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो तंतु की बात की जा रही है उसे क्या बोला जाता है? रेशा बोला जाता है। ये भी क्या कहलाते हैं सर? फाइबर ही कहलाते हैं। ये भी क्या कहलाते हैं सर? फाइबर ही कहलाते हैं, बस इसके स्पेलिंग में फर्क होता है। ठीक है सर। अब ध्यान में रखना आप कि जितने भी कपड़ा हम लोग पहनते हैं वो सभी के सभी किससे बने होते हैं सर? फाइबर से बने होते हैं, रेशा से बने होते हैं। मेरे मित्र हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं उसमें से कुछ कपड़ा ऐसे होते हैं जिसके लिए कच्चा पदार्थ हमें प्रकृति से मिल जाता है, और कुछ कपड़ा ऐसा हम लोग पहनते हैं जिसके लिए कच्चा पदार्थ हमें प्रकृति से नहीं मिलता है, उसे हम लोग क्या करते हैं? लैब में तैयार करते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यहाँ पे जो तंतु बोला जा रहा है, तो ये जो तंतु होते हैं यानी कि वस्त्र बनाने वाले जो धागा होता है सर, उसी को यहाँ पे तंतु बोला जा रहा है, यानी कि रेशा बोला जा रहा है। और ध्यान में रखना मेरे मित्र कि जो आपका तंतु होता है ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका प्राकृतिक तंतु, एक होता है आपका प्राकृतिक तंतु, और दूसरा आपका होता है कृत्रिम तंतु। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो आप लोग सूती कपड़ा पहनते हैं या फिर रेशमी कपड़ा पहनते हैं या फिर जूट से बना कोई चीज होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं सर? प्राकृतिक तंतु होते हैं। और साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं? हम लोग पॉलिस्टर की। किसकी बात करते हैं? पॉलिस्टर की। या फिर हम लोग बात करते हैं नाइलोन की, या फिर हम लोग बात करते हैं एक्राइलिक की। तो ये सभी क्या होते हैं? तो आप सभी याद रखना कि ये जो पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्राइलिक है, ये क्या होते हैं? कृत्रिम तंतु होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? मेरे मित्र आप सभी ने यहाँ पे ये देखा कि सर जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो किसी न किसी फाइबर से बना होता है, और फाइबर दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। अब ध्यान में रखना कि जो हम लोग ऊन, स्वेटर वगैरह पहनते हैं वो भी क्या है सर? नेचुरल फाइबर ही है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे जो सूती है, ये सूती कपड़ा किससे बनता है? आप कहेंगे सर कपास से बनता है। और कपास आपको कहां से मिलता है? तो सर प्लांट से मिलता है। अच्छा यहां पे जो जूट है इसको पटसन भी बोला जाता है, और ये कहां से मिलता है? सर प्लांट से मिलता है। और रेशमी कपड़ा रेशम से बनेगा। अच्छा ये रेशमी कपड़ा किससे प्राप्त होगा आपको? रेशम कीट से प्राप्त होगा। किससे प्राप्त होगा? रेशम कीट से प्राप्त होगा। ऊन आप कहेंगे सर किसी न किसी जंतु से प्राप्त होगा, या फिर आपका भेड़, सीप हो, सीप से ज्यादा मात्रा में ऊन निकाला जाता है। तो ये सभी कहां से मिलेंगे? आप कहेंगे सर किसी न किसी एनिमल से मिलेंगे। जबकि आपका जो कृत्रिम तंतु है ये ना तो आपको प्लांट से मिलते हैं और ना ही क्या होते सर? एनिमल से मिलते हैं। इसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। मतलब ये हुआ कि सर जो प्राकृतिक तंतु होते हैं, वो कहां से प्राप्त होते हैं? पौधे और जंतु से प्राप्त होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो आप सभी कहेंगे सर पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु होंगे उसको हम लोग प्राकृतिक तंतु कहेंगे। क्या कहेंगे सर? प्राकृतिक तंतु कहेंगे। आइए बात करते हैं सर हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका मानव निर्मित तंतु है। बताइए अब इसका जवाब आप नहीं देंगे क्या? आप कहेंगे सर अभी ना बताएं कि पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक ये सब के सब क्या हैं? आप कहेंगे सर सब के सब मानव निर्मित तंतु हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो यहाँ पे जूट की बात की गई है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पटसन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? पटसन कहते हैं। और अगर हम लोग अपने देश में बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम इन सभी में पटसन का उत्पादन होता है। और खास करके अगर हम लोग बिहार के जूट उत्पादन के मुख्य जिले की बात करें, बिहार के जूट उत्पादन के मुख्य जिले की बात करें, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? तो सर इसमें आपका सहरसा आ जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद आपका मधेपुरा आ जाएगा, फिर कटिहार आ जाएगा। ठीक है सर। फिर सुपौल आ जाएगा, दरभंगा आ जाएगा, खगड़िया आ जाएगा,
इन सभी जगहों पे क्या होती है, तो सर जूट जो है वो बिहार के अन्य जिले से अधिक मात्रा में उत्पादित होती है। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है कि बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपयुक्त सभी। आप बताओ क्या होगा आंसर इसका। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने सहरसा भी लिखा है, मधेपुरा भी लिखा है, कटिहार भी लिखा है और ये तीनों हमारे इस ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इस चीज का भी आप खास ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मेरे मित्र आपका ऑप्शन है कताई, जिसको हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं, बुनाई, धुलाई, सिलाई। क्या होगा, ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पे रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया की बात की जा रही है, एक्चुअली में जैसे हम लोग कोई सूती वस्त्र पहनते हैं, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, तो वो जो कॉटन है वो आपको कहां से मिलता है, कपास के पौधे से मिलता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कपास के पौधे के बेहतर उत्पादन के लिए काली मिट्टी और गर्म जलवायु का होना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा, कपास के पौधे से आपको कपास का फ्रूट मिलता है, अगर वो जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो फटता है, उससे आपको रुई मिलता है। अब ध्यान में रखिएगा कि वो जो रुई होता है उससे क्या किया जाता है सर, धागा बनाया जाता है, उसको ऐंठ ऐंठ करके, स्पिनिंग करके। और आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए वीवीआई हो सकता है, इसीलिए कि ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम लोग हमेशा पढ़ाई के दृष्टिकोण से टफेस्ट चीज पे मेहनत करते हैं, जबकि जो आपका इजी लेवल वाला चीज होता है उस पे मेहनत नहीं करते और एग्जाम में यही हमें परेशान करता है। अब अगर एग्जाम हॉल में पूछ दिया जाए कि रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कुछ मित्र कहेंगे बुनाई, धुलाई, सिलाई, इस पे जाएंगे, कताई समझ जाएंगे, काटना, ये थोड़ी होगा। तो आप लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान में रखेंगे कि रेशों से, चाहे वो हमारा आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, उनसे जो धागा बनाने की प्रक्रिया होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे सर, कताई कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि जो धागा है उससे वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर आप सभी ध्यान में रखेंगे धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को विविंग और नाइटिंग के रूप में जाना जाता है, बंधाई और बुनाई के रूप में जाना जाता है। वो क्वेश्चन भी आपका शामिल है इसी सेशन में, यहां पे देख लीजिए। क्वेश्चन करा जा रहा है कि धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं बुनाई, बंधाई, बुनाई एवं बंधाई इनमें से कोई नहीं। आप सभी याद रखना कि धागे से वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बुनाई और बंधाई कहते हैं, यानी कि विविंग और नाइटिंग कहते हैं, जबकि रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। आप सभी कहेंगे कि सर वैसे पदार्थ जो पानी या अन्य पदार्थ में घुल जाएगा उसको हम लोग घुलनशील पदार्थ कहेंगे। जैसे कि सर चाय पीते हैं ना, और अगर उसमें बिस्किट बोर के खाएंगे, बिस्कुट को ऐसे ही रख दे, बिस्कुट को ऐसे ही डुबो के छोड़ देंगे तो क्या देखेंगे, कुछ देर के बाद वो घुल जाता है, तो चाय में बिस्किट घुलनशील हो गया। अब शरबत बनाते हैं सर, पानी में चीनी डालते हैं, चीनी को पूरी तरह से उसमें मिलाते हैं तो चीनी क्या होता है सर, घुल जाता है, मतलब क्या हुआ कि चीनी घुलनशील हो गया। अब पानी में अगर आप ईंट के कण को डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, अघुलनशील। तो क्वेश्चन जो करा जा रहा है, वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में घुल जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, घुलनशील कहा जाता है। अघुलनशील आप सभी याद रखेंगे कि वैसे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थों में नहीं घुलते हैं। अब यहाँ पे है नेक्स्ट थिराना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं चला, सेडिमेंटेशन कहते हैं। और निथारना, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिसेंटेशन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है, थिराना का मतलब क्या होता है। तो थिराना का मतलब होता है कि अगर हम कोई कीचड़ वाला पानी कहीं से लाएं, एक गिलास, मान लो अभी बरसात का सीजन पूरी तरह से आया नहीं है, बहुत जगह बारिश हो रही है, बहुत जगह नहीं हो रही है, और अगर आपके आसपास में बारिश है, कीचड़ वाला पानी है, तो एक कांच का ग्लास लीजिए और उसमें आप कीचड़ वाले पानी को उठा करके रख लीजिए। उसको आप 6-7 घंटा तक यूं छोड़ दीजिए। आप क्या देखेंगे कि सर 6-7 घंटा के बाद उस ग्लास के पेंदी में क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो आकर के बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, जबकि पानी ऊपर में तैरते रहता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि अघुलनशील पदार्थों का वैसा मिश्रण जिसको कुछ देर छोड़ देने के बाद उसके जो हैवियर कण है, यानी कि भारी कण है, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो जो भारी कण का नीचे बैठने की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं।
और साथ ही जो भारी कण नीचे बैठा है और जो पानी आपका ऊपर है, तो आप क्या करते हो सर कि उसको अलग अलग करने के लिए उस पानी को उस सेडिमेंटेड जो पार्टिकल्स हैं उससे बाहर निकाल देते हो सावधानी से। तो सर जो आपका पानी होता है उसे बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? निथारना कहते हैं। सेडिमेंटेशन क्या है? तो मडी वाटर या अघुलनशील पदार्थों का किसी कांच के बर्तन में या कोई भी आपका टेस्ट ट्यूब वगैरह के पेंदी में बैठना। और निथारना क्या है? तो सर जो मडी वाटर को हम लोगों ने अभी हैवियर पार्टिकल्स को सेटल डाउन किया था नीचे, उसमें जो ऊपर पानी था उस पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निथारना, डिसेंटेशन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है। मेरे मित्र, पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसको हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सर के नाम से जानते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग मिश्रण की बात करते हैं, मिक्सर की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिश्रण होता है। और मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जिसका उपयोग हमें हमेशा बना रहता है। और कभी कभी ऐसी भी जरूरत आ जाती है कि गलती से कोई पदार्थ मिक्स हो जाता है और हमें क्या करना होता है? उसे सेपरेट करना होता है। तो किसी भी मिश्रण से उपयोगी पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया मिश्रणों का पृथक्करण कहलाता है। और मिश्रणों के पृथक करने की बहुत सारी विधि होती है सर, उसके अलग अलग कंपोनेंट्स के आधार पे। लेकिन यहां पे बेसिक लेवल पे जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे जो वाष्पीकरण है, चुनना है, छानना है, ये सभी क्या है सर? पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वाष्पीकरण को हम लोग इवोपरेशन के नाम से जानते हैं। और मेरे मित्र, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर में से अगर हमें वाटर रिलीज करना होता है, वाटर अलग करना होता है, तो हम लोग वाष्पीकरण प्रक्रिया को ही अपनाते हैं। चुनना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिकिंग कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, इसको हम लोग और अच्छा नाम से स्टैंडर्ड भाषा में क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग कहते हैं। मेरे मित्र, अभी भी आपके घर में जब मम्मी चाची लोग खाना बना रही होती है तो चावल को किसी बर्तन में लेकर के उसको उससे हाथ से कुछ ना कुछ चुनते रहती है। क्या चुनती है भाई? आप कहते हैं सर कंकर पत्थर चुना जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब किसी भी मिश्रण से किसी कण को हाथ से चुन करके हटाया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि जो हाथ से चुने जाने वाले मिश्रण होते हैं या हाथ से पृथक करने की प्रक्रिया होती है, वो वैसे मिश्रण के कणों के लिए आवश्यक होता है जो मिश्रण के कण क्या हो सर? थोड़ा सा बड़ा हो। नेक्स्ट है छानना। मेरे मित्र, इसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। और छानने की प्रक्रिया आप सभी लगभग करते ही होंगे, चाय तो जरूर पीते होंगे, चाय को छाना जाता है। ध्यान में रखेंगे कि जो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि अगर आप घर बना रहे हैं तो बालू से आपको अन्य पदार्थ निकालना है, मिट्टी का टुकड़ा या जो ईंट पत्थर का टुकड़ा है उसको निकालना है, तो हम बड़ा वाला छलनी का उपयोग कर लेते हैं। चाय को छानने के लिए हम लोग जो छन्नी मार्केट में मिलता है उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन आपके पास कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो छन्नी या जो आप बालू चालते हैं उससे अलग नहीं हो सकता है। तो छानने की प्रक्रिया के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? आप सभी ध्यान में रखना, फिल्टर पेपर की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? फिल्टर पेपर की जरूरत होती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि पदार्थों को अलग अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, आप कहेंगे वाष्पीकरण, चुनना, छानना तीनों कहलाती है। यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, आपसे कहा जा रहा है कि जल में अघुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? बताइए, अभी हम आपको बताएं या नहीं बताएं? आप कहेंगे बिल्कुल बताएं। क्या कहिएगा कि गुरुजी जल में अघुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? थिराना कहते हैं। और मेरे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? आप सभी कहेंगे निथारना कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि निथारना को डिसेंटेशन बोला जाता है और थिराना को सेडिमेंटेशन बोला जाता है। अब मेरे मित्र, यहां पे थ्रेसिंग है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि थ्रेसिंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक टॉपिक होता है। थ्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप होते हैं, यानी कि जो फसल काट करके हमारे घर आ जाता है, उससे मतलब उसका जो भूसा वगैरह होता है उससे दाना को अलग करने की प्रक्रिया है। मेरे मित्र, आप सभी ये कह सकते हैं कि थ्रेसिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अनाज और भूसे को क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। नेक्स्ट है छानना, फिल्ट्रेशन, आप सभी समझ रहे हैं, अभी जस्ट हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की कौन सी विधि बेहतर होगी? याद रखिएगा कि जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तब उसे अलग करने की जो सबसे बेस्ट विधि होगी वो क्या होगी? क्रोमेटोग्राफी होगी। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना
कि पौधे से दवाई को अलग करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है सर? क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है सर? क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट आप सभी ध्यान में रखेंगे। पौधे से जो औषधीय पौधे होते हैं उससे दवाई को अलग करने की प्रक्रिया में क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होता है। अलग अलग रंगों को मतलब एक ही कोई आपका ऐसा कलर हो जिसमें बहुत सारे रंग मिले हुए हो, तो रंगों को अलग अलग करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। और जब मिश्रण बहुत कम होता है तब उसे अलग करने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कोमल पदार्थ है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है सर, और सरल है तो इसका जवाब आप सभी से रखूंगा, उम्मीद रखूंगा। क्या होगा सही आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पदार्थ में चमक होती है। मेरे मित्र आपका लोहा है, तांबा है, यहां पे सोना होगा, लकड़ी होगा। अब मेरे ख्याल से यहां पे जो आंसर इसका होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? तो सर इनमें से कोई नहीं। अब आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र यहां पे जो आप लोहा देख रहे हो, तांबा देख रहे हो और सोना देख रहे हो चेला जी, ये तीनों क्या है सर? धातु के कैटेगरी में आते हैं। और धातुएं क्या होती है सर? चमकदार होती है। इट इज द इसेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी मेटल्स that have the properties of lusterness। ये आपका हर एक मेटल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है कि उन सभी में क्या होती है सर? चमकने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन मेरे मित्र आपके क्लास 6 के स्टैंडर्ड में क्या यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया है इसके पीछे, और इसका आंसर क्या दिया गया है कि जो लोहा है और तांबा है, जब इसका आप कुछ दिन उपयोग कर लेते हो तो इसकी चमक गायब हो जाती है। और इसकी चमक जब गायब हो जाती है तब फिर हम लोग उस पर नींबू से रगड़ मारते हैं। तो लोहा और तांबा को आपका जो बिहार टेक्स्ट पब्लिकेशन का बुक है वो यूज करने के आधार पे ये क्या कह रहा है कि इसका अगर यूज किया जाएगा तो इसमें चमक नहीं होगी। तांबे का भी अगर बहुत ज्यादा समय तक यूज किया जाएगा तो उसमें चमक नहीं होगी। लेकिन सोना में क्या होगी सर? चमक होगी। तो आपके क्लास 6 के बीटीसी बुक के अकॉर्डिंग इसका आंसर सोना है। लेकिन एज अ कंसेप्ट आप क्या कहेंगे सर? धातु में जो कुछ भी होगी उन सभी में धातुई चमक होगी ही होगी। लेकिन इनका भी कहना सही है कि लोहा और तांबा ये आपको बहुत ज्यादा दिन तक चमकीला दिखाई नहीं पड़ता है। इसे यूज करने के बाद बार बार आपको क्या करना होता है सर? साफ करना पड़ता है, नींबू वगैरह उस पर रगड़ना पड़ता है। लेकिन सोना में क्या होता है? चमक रहता ही रहता है। तो इस चीज को आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? तेल, तारपीन का तेल, केरोसिन तेल, सरसों का तेल। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जल के अलावा घोलक के रूप में हम लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए सर VVI हो सकता है क्योंकि कंफ्यूजन में डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखेंगे कि वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की और घुलने की क्षमता नहीं होती है चला जी, उसको हम लोग संतृप्त घोल कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, संतृप्त मतलब तृप्त। सपोज कीजिए आपको अगर मीट चावल पूरे ठूस के खिला दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, और फिर कुछ देर के बाद आप कहीं और जा रहे हैं, वहां पे आपको रसगुल्ला मिल जाए, तो क्या आप रसगुल्ला खाएंगे? आप कहेंगे नहीं खाएंगे सर। सामने वाला आदमी समझेगा कि भाई कितना बड़ा आदमी है कि रसगुल्ला को हाथ तक नहीं लगा रहा है। चला जी, याद रखिएगा कि सेम सिचुएशन अगर हम लोग किसी भी सर विलायक में कोई सर विलय पदार्थ डालते हैं और वो उसमें घुल जाता है, तो उसकी जितनी क्षमता होती है अपने अंदर विलय पदार्थ को घुलाने की, वो उतना तो घुला लिया। अब अगर उससे ज्यादा उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलाएगा, मतलब वो पहले से क्या हो गया सर? तृप्त हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा घोल जिसमें और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुल सकता है उसको संतृप्त घोल कहा जाएगा। जैसे कि आपका पेट भर गया था मीट चावल से तो आपने रसगुल्ला को इग्नोर मार दिया, वही अगर आप भूखाहल रहते सर तो रसगुल्ला पे टूट पड़ते, तब आप क्या होते? असंतृप्त होते। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा विलयन जिसमें विलय की और अधिक मात्रा घुलाई जा सकती है उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? असंतृप्त घोल कहेंगे। संतृप्त घोल को याद रखेंगे सर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। बहुत सारे मित्र तो हिंदी इंग्लिश टर्म को लेकर के भी परेशान हो जाते होंगे कि सर ये शुद्ध हिंदी हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे बुक में ना वो थ्रेसिंग, जैसे आप सीबीएसई के बुक में पढ़ेंगे उसमें थ्रेसिंग लिखा हुआ रहेगा, लेकिन बिहार के बुक में क्या लिखा हुआ रहता है सर? दौनी करना लिखा हुआ रहता है। तब ये दौनी सर यहीं के बच्चे समझेंगे क्योंकि लोकल लैंग्वेज है। और संतृप्त घोल को हम लोग क्या कहते हैं सर? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्वेश्चन नंबर 20,
कि वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तु ये चीजें स्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है क्या कहलाती है? पारदर्शी में तो सर पूरा साफ साफ दिखाई पड़ेगा, इसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। अपारदर्शी में तो कुछ दिखबे नहीं करेगा। लेकिन पारभासी की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? सर चीजें धुंधली दिखाई पड़ेगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। मेरे मित्र, आपका आज का सेशन इसी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपने इस 20 क्वेश्चन करने के दौरान जो क्लास 6 के चैप्टर है उसके कौन कौन से चैप्टर को आपने पढ़ लिया है पूरी तरीके से। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो क्लास 6 के चैप्टर हैं उसमें आपका जो पहला चैप्टर है भोजन, जो आपका पहला चैप्टर है भोजन कहां से आता है, भोजन कहां से आता है, और जो आपका फिर दूसरा चैप्टर है कि भोजन में क्या क्या आता है, भोजन में क्या क्या आता है, ठीक है। और तीसरा जो आपका चैप्टर है क्लास 6 का तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक, और चौथा जो आपका चैप्टर है विभिन्न प्रकार के पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ, और पांचवा जो आपका चैप्टर है पृथक्करण, जिसको हम लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सर के नाम से भी जानते हैं। तो क्लास 6 के जो सर 5 चैप्टर थे उन सभी 5 चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सर इस 20 क्वेश्चन के सहारे आपने पूरा का पूरा क्लियर कर लिया है। और मेरे मित्र, जो हम लोग अगला पोर्शन देखेंगे उसमें भी आपका 5 चैप्टर तो लगभग आ ही जाएगा। और मेरे मित्र, इस हिसाब से आपका एक बुक खत्म होने में कितना टाइम लगेगा सर? 3 दिन। और ध्यान रखिएगा कि 6, 7 तक आपको थोड़ा सा चीजें लगेगी कि सर बहुत इजी है, लेकिन 8, 9, 10 यहां पे चीजें आपको आसान नहीं लगेगी। तो पहले हम लोग 6 और 7 को जल्दी जल्दी निपटाते हैं सर, और फिर क्लास 8, 9, 10 की बात करेंगे। मेरे ख्याल से आज के 20 क्वेश्चन को आप पूरी तरह से रिवाइज कर पाए होंगे, और जो भी छोटी मोटी जानकारी मिली होगी उसको कहीं ना कहीं आप ग्रैब किए होंगे। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।